चलिए क्लास अकाउंट्स पढ़ते हैं। और ये जो बुक आप देख पा रहे हैं ये वॉल्यूम 3 है। ओके, अभी मैं इसको ही स्टार्ट करवा रहा हूँ। आपको याद होगा स्कूल में भी मैंने आपको यही बुक स्टार्ट करवाई थी पहले। और सबसे कंटेंट वाइज बात करें तो उसमें कंटेंट थोड़े कम है। मैं आपको एक बार इसके कंटेंट दिखा देता हूँ। ये इसके कंटेंट आप देख पा रहे हैं। तो बेसिकली इसमें जो मेजर चैप्टर्स हैं वो आपके अकाउंटिंग रेशियोज़ और कैश फ्लो स्टेटमेंट ही हैं। बाकी ये चैप्टर छोटे चैप्टर्स हैं, इनको हम बाद में भी कवर कर लेंगे। फ़िलहाल अभी अकाउंटिंग रेशियोज़ मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी स्टार्ट करा चुका हूँ स्कूल में, आपको ध्यान होगा। मैं इसको अभी दोबारा से ही स्टार्ट करा रहा हूँ शुरू से। ओके, और ये पूरी जो बुक है इसकी अगर वेटेज की बात करें तो ये 20 मार्क्स की बुक है आपकी। आई होप आपने ये परचेज़ कर ली होगी, नहीं की तो आप इसको परचेज़ कर लीजिए। तो इसमें हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर 4 का नाम है अकाउंटिंग रेशियोज़, जो मैंने आपको स्टार्ट कराया था व्हेन वी वर इन स्कूल। तो ये आपका चैप्टर है, आप इसको देख सकते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज़। ओके, तो ये चैप्टर में बेसिकली हमें फार्मूला बेस्ड ये चैप्टर है, ये हमें कंप्लीट करना है। और जैसे कि जो उसमें मेजर फार्मूलाज की जो हेडिंग है वो 4 ही हेडिंग है, राइट। फर्स्ट हेडिंग है लिक्विडिटी रेशियोज़, सेकंड हेडिंग सॉल्वेंसी रेशियोज़, थर्ड हेडिंग एक्टिविटी रेशियोज़ एंड फोर्थ हेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। और टोटल हम फार्मूलाज की बात करें तो हर एक हेडिंग्स में कुछ फार्मूलाज हमें कवर करने हैं। तो टोटल जो फार्मूलाज हैं, जो मेन फार्मूलाज हमारे 15 फार्मूलाज हमें कवर करने हैं। ये सब आप देख सकते हैं, इनको 1 बाय 1 हमें देखना है, सॉल्व करना है, सीखना है। फ़िलहाल मैं अभी जो है थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अकाउंटिंग रेशियोज़ का। थ्योरी लेस इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही बताऊँगा, और बाकी फिर हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके क्लास, तो देखिए आप जो है पहले से मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो आप जैसे ये देख पा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज़, राइट। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दोबारा देता हूँ। आपको पता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं हमारे, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, P&L अकाउंट हो गया, आपकी बैलेंस शीट हो गई। और इन अकाउंट से आपको कहीं ना कहीं कुछ पता लगता है। जैसे अगर बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको पता लगता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। P&L अकाउंट से आपको पता लगता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, राइट। और बैलेंस शीट से आपको जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है फर्म की एक गिवन डेट पे, वो आपको पता लगती है। बट क्या ये इनफ है? जो आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, क्या उससे आपको लगता है सारे हमारे जो आगे के डिसीजन मेकिंग है वो हो जाते होंगे? तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए जो मेजर डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं सारे डिसीजन आप नहीं ले सकते। अगर आपको बस नेट प्रॉफिट नेट लॉस पता है, मोर ओवर आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता है फर्म की, तो वो इनफ नहीं है। कहीं ना कहीं आपको, अगर हम बात करें जो भी फाइनेंशियल डेटा है आपके पास, जो आपके पास बैलेंस शीट है, आपका P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट है, उसको देख के आपको कुछ और, उसके अंदर कुछ और इंटरप्रिटेशन, कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। और वो इंटरप्रिटेशन एनालिसिस के लिए आपको, आप मान के चलिए, कुछ और फार्मूलाज अप्लाई करने पड़ेंगे, जो कि ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, आप सीखेंगे कि किस फार्मूला से आपको क्या बात चलेगी पता। तो हर फार्मूले का जो सिग्निफिकेंस है वो अलग अलग है। तो बेसिकली जो फर्म होती है उसको बहुत चीज़ें जाननी होती हैं, और वो कुछ जो इन्फॉर्मेशन उनको जानने के लिए फार्मूला अप्लाई करने पड़ते हैं। तो ये फार्मूलाज से बहुत कुछ हमें पता लगता है। ये अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इससे। जैसे कि हम बात करते हैं एक ब्रॉडर सेंस में कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, क्यों हम ये अकाउंटिंग रेशियोज अप्लाई कर रहे हैं। तो देख सकते हैं जो पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं रॉ फॉर्म में होती है, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें आप दिखाते हैं, डेबिट में, क्रेडिट में। तो कहीं ना कहीं उससे कुछ ज़्यादा हमें पता नहीं लग पाता नेट प्रॉफिट नेट लॉस के अलावा। तो उसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए ये फार्मूलाज यूज़ करने पड़ते हैं। और सेकंड पॉइंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा है टू डिटरमाइन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जो ये आप टर्म देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुछ रेशियोज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी से बिलोंग करते हैं, कुछ रेशियोज जो हम पढ़ेंगे आगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से बिलोंग करते हैं। अब ये सॉल्वेंसी का मीनिंग क्या है? ये सॉल्वेंसी का सिंपल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, जो पेइंग कैपेसिटी है फर्म की। अब पेइंग कैपेसिटी टुवर्ड द डेब्ट, ये टुवर्ड द लाइबिलिटी, जो भी आपकी लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी भी दो तरह की होती है, तो शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है। तो ये उन्हीं की बात कर रहे हैं कि अगर कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं तो क्या इज फर्म एबल टू पेइंग द डेट। दैट मीन्स कि क्या हम कैपेबल हैं कि जो हमारी करंट ऑब्लिगेशंस हैं, जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं, क्या हम उनको पे आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके अलावा ऑन द अदर हैंड ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है। अब लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पे हुआ जो आपने मोर देन 12 मंथ्स के लिए जो बोरिंग कर रखी हैं, क्या वो फर्म कैपेबल है, एबल है उन सबको पे बैक करने में, पे आउट करने में। तो ये आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इनसे पता लग रहा है कि जो विद इन 12 मंथ, जो 12 मंथ्स के लिए जो आपकी बोरोइंग है, क्या हम उनको पे कर सकते हैं, नहीं पे कर सकते। मोर देन 12 मंथ्स के लिए जो आपने बोरोइंग कर रखी हैं, क्या हम उनको पे कर सकते हैं, नहीं पे कर सकते। तो ये सब चीज़ें हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये रेशियोज़ ये बताते हैं। थर्ड पॉइंट इसका है टू हेल्प इन कंपैरेटिव स्टडी। बिल्कुल, देखिए आप को जब इतना कुछ आप फार्मूला लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आप जो कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, जो कि हमारे डिपार्टमेंट हैं फर्म के, उनमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इंट्रा फर्म और इंटर फर्म स्टडीज़ होती हैं। ये थ्योरी आप थोड़ा सा मैं आपको भेज भी दूंगा, तो ये आप देख लेना एक बार। तो स्टडीज़ वगैरह कर सकते हैं, यानी हम अपने बिज़नेस को, जो हमारे राइवल बिज़नेस है, जो बाहर के जो बिज़नेस हैं, सेम नेचर के जो बिज़नेस हैं, उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। और मोर ओवर जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं, जो उनकी वर्क परफॉर्मेंस है वो भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रेशियोज़ के मैं कुछ आपको यूजेस बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ रेशियोज़ क्यों हम इनको अप्लाई करते हैं, क्यों निकालते हैं। फोर्थ पॉइंट है यूज़फुल इन लोकेटिंग वीक एरियाज़। जो भी हमारे वीक एरियाज़ हैं बिज़नेस में, वो हम बिल्कुल हमें वो डिटेक्ट हो जाएंगे और हम उन पे काम कर सकते हैं। राइट। तो थ्योरी आप थोड़ा देख लेना, ज़्यादा थ्योरी डीप में अभी हमें नहीं जाना है एज ऑफ नाउ, हमें प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी की फॉर्म थोड़ी अलग हो गई, आपको पता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, पेपर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, जो आपके जो रेशियोज़ हमें कवर करने हैं। तो आप देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़, ये कुछ मैंने हेडिंग लिखी हुई हैं। तो ये रेशियोज़ हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहली जो हेडिंग है वो है लिक्विडिटी रेशियोज़ की। ये हमारा पहला टॉपिक है, इसे हमें कवर करना है। इसमें दो रेशियोज़ आते हैं। उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियोज़ है, फिर एक्टिविटी रेशियोज़ हैं, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं। ये सारे हमें वन बाय वन कवर करने हैं। और इन सब का जो सिग्निफिकेंस है वो अलग है। ठीक है। हर रेशियो से आप नई बात सीखेंगे कि ये रेशियो हम क्यों इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यों इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो बात आपको याद रखनी है। राइट। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको शुरू करा रहा हूँ लिक्विडिटी रेशियोज़, जो पहली हमारी हेडिंग है। तो लिक्विडिटी रेशियोज़ में ये मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, आप देख सकते हैं। राइट। तो लिक्विडिटी रेशियोज़ को हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ भी कहते हैं। यानी इन रेशियोज़ से आपको जो लिक्विडिटी है फर्म की, अब यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब है कि जो हमारी पेइंग कैपेसिटी है, जो हम मीट कर सकते हैं। किसको मीट कर सकते हैं? जो हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है या फिर जो हमारी करंट ऑब्लिगेशन है। दैट मीन्स कि 12 मंथ के लिए अगर आपने कोई बोरोइंग कर रखी है, राइट, कोई डेट है आपके पास, कोई शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, तो क्या आप उसको मीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है। तो वेदर वी कैन मीट अवर करंट ऑब्लिगेशंस और नॉट। तो ये लिक्विडिटी रेशियोज आपको बताते हैं, इसलिए इनको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी कहते हैं। देख सकते हैं आप, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी यानी थोड़े टाइम के लिए, जो आपकी 12 मंथ्स के लिए जो आपकी पे बैक कैपेसिटी है। अगर आपने कहीं से बोरोइंग कर ली 12 मंथ के लिए, तो क्या आप उसको आप पे कर सकते, नहीं कर सकते। क्या हमारी फर्म इतनी एबल है, इतनी कैपेबल है उसको पे करने के लिए या नहीं। तो ये आपको बताएंगे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को हम मीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। राइट। तो इसमें दो रेशियोज हमें कवर करने हैं, आप देख सकते हैं। पहला रेशियो आपका है करंट रेशियो, और आपका सेकंड रेशियो जो है लिक्विड रेशियो। तीन नाम है इसके, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। तो करंट रेशियो सबसे सिंपल रेशियो है, पहले इसी को हमें कवर करना है। ओके। तो करंट रेशियो यहाँ मैंने पूरा थोड़ा सा लिखा हुआ है पहले से, आप देख सकते हो। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है?
करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, ये टर्म पहले सुन चुके हैं 11th में आप। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आप टर्म सुन चुके हैं। करंट एसेट्स जो आपको बताई गई हैं 11th क्लास में वो मैंने बताई थी आपको। कैश हो गया आपका, बैंक हो गया, डेटर हो गया आपका, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, राइट, आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गई, कोई इन्वेस्टमेंट हो गई शॉर्ट टर्म, तो आपका बिल रिसीवेबल हो गया, आपका स्टॉक हो गया। तो ये सब आपको करंट एसेट मैंने बताई थी। करंट लायबिलिटी की अगर बात करें तो करंट लायबिलिटी में आपको मैंने बताया था आपके बिल्स पेबल हो गए, आपके क्रेडिटर्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कोई शॉर्ट टर्म लोन हो गया, राइट, थोड़ी होती हैं सीएल। तो ये ऐसा मैंने आपको 11th में बताया था। अभी थोड़ा सा हमें इसको एक सिस्टमेटिक वे में दोबारा से देखना है और आपको इसी तरह से इसको मेमोराइज़ करना है। बट उससे पहले मैं आपको ये जो आइडल रेशियो मैंने लिखा हुआ है ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये जो करंट रेशियो है ये 2:1 बहुत अच्छा माना जाता है हमारे लिए। थोड़ा सा मैं आपको लिख के बताता हूँ, आपको समझ आएगा। जैसे मान लीजिए हमारी करंट असेट्स लेट्स से कितनी है, 20 लाख है, और आपकी करंट लायबिलिटी है 10 लाख। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि ये जो फिगर है हमारे सामने क्या ये अच्छी है, बुरी है, मतलब ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है, एक हेल्दी बिजनेस को इंडिकेट कर रही है, या हमारी बिजनेस की जो कंडीशन है, जो भी पेइंग कैपेसिटी है, या जो करंट हमारा स्टेटस है बिजनेस का वो वर्स्ट है। तो आप अगर देखें तो इससे साफ साफ हमें लग रहा है जो हमारी करंट असेट है ये डबल है। ठीक है, तो करंट असेट हमारी डबल है किससे, करंट लायबिलिटी से। तो सीधी सी बात है, बहुत अच्छी सिचुएशन लग रही है। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इट वुड बी क्या, 2:1। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक आइडल रेशियो बताया गया है। एटलीस्ट हमारा जो बिजनेस है, अगर आप उसकी करंट ऑब्लिगेशंस को चेक करना चाहते हैं कि वेदर वी आर एबल टू मीट अवर करंट ऑब्लिगेशंस और नॉट, तो बिल्कुल, तो इस तरह से अगर 2:1 आ जाता है तो ये बहुत अच्छा बताया जाता है। ठीक है, तो कम से कम आपकी डबल होनी चाहिए। ओके, तो ये आइडल रेशियो बताया गया है। बट आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था अगर मान लो 3:1 आ रहा है, अब 4:1 आ रहा है, तो वो भी सही नहीं है। दैट मीन्स कि हो सकता है आपने करंट असेट्स में ज़्यादा अपना मनी ब्लॉक कर रखा हो। ओके, और मान लो अगर ये कम आ जाता है, लेट्स से ये 1:1 है, तो वो भी सही नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स आपके करंट असेट तो है ही नहीं आपके पास। ओके, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा आपको उसको मेमोराइज करना पड़ेगा कि आइडल रेशियो हमारा 2:1 माना जाता है। अब बात करते हैं जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी वो तो बिल्कुल सही थी, बट अभी आपको इस फॉर्म में याद आपको रखनी है। ये इनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताई गई है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया है। तो करंट असेट, आप सबसे पहले करंट असेट में 1 बाय 1 आपको बताता हूँ कौन कौन सी हैं। तो पहली करंट असेट्स आपकी आप देख पा रहे हैं कौन सी, करंट इन्वेस्टमेंट। ओके, अब इसका मतलब क्या है, ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट आपने ऐसा कहीं पैसा अपना इन्वेस्ट किया है 12 मंथ्स के लिए। और करंट असेट्स का डिफाइन आपको पता ही है। ठीक है, दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। ऐसी असेट्स जो इजीली आप उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो करंट असेट्स होती हैं। और उसके बाद सेकंड जो आपको दे रखा है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कॉमा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एक तरह की ये कुछ आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि आप कहीं पैसा अपना लगाते हैं 1 साल के लिए, और 1 साल बाद इजीली आप उसको जब चाहें, 1 साल से पहले जब चाहें आप 1 साल के अंदर आप उसको कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहीं ना कहीं स्टॉक आप कह सकते हो उसको, जो शेयर होते हैं आपके, ऐसे तो ये कमर्शियल पेपर होते हैं या ट्रेजरी बिल वगैरह होते हैं, आप इनको बस सिंपल मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ याद रखें कि ये करंट असेट होती है। ओके, थर्ड पॉइंट इसमें आप देख पा रहे हैं वो क्या है, इन्वेंट्रीज। तो आपको ये पता है कि इन्वेंट्री को हम जो है स्टॉक होता है, बट स्टॉक को आप स्टॉक वर्ड यूज़ ना करें। स्टॉक आपको 11th क्लास में बताया गया था। अब बेटर है स्टॉक की बजाय आप इसको इन्वेंट्री यूज़ करें। तो इन्वेंट्री स्टॉक ही होती है, बट इसको लिखेंगे आप इन्वेंट्री। ओके, अब यहाँ पे कुछ इसने कंडीशन दे रखी है कि इन्वेंट्री में आपको इंक्लूड नहीं करना। क्या इंक्लूड नहीं करना है, आपको लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर इसमें एक्सक्लूड करने हैं। अब देखिए, लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर मैंने आपको पहले बताया होगा, दोबारा बता देता हूँ। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जैसे बिज़नेस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्दी ही आप मान के चले उनका जो यूज़ होता है 1 टाइम यूज़ होता है, और यूज़ करते ही वो कहीं ना कहीं हमारे लिए उनकी कोई वर्थ ज़्यादा रह नहीं जाती। ठीक है, तो ये आपको जो लूज टूल्स है, कोई रिपेयरिंग टूल्स भी हो सकते हैं, ये कोई एग्जिस्टिंग कुछ स्टॉक भी हो सकता है जो हमारे काम का नहीं है। मोरोवर जो स्टोर एंड स्पेयर आप देख रहे हैं, स्टोर कोई रॉ मटेरियल वगैरह हो सकता है। ठीक है, जो हमारे यूज़ में नहीं आने वाला है। या स्पेयर्स आपको पता है जो स्पेयर पार्ट होते हैं किसी मशीनरी के ना,
जो पुर्जे होते हैं मशीनरी के। तो ये सब चीज़ें हमारे बिल्कुल भी करंट एसेट अभी इनको हम नहीं मान रहे, ठीक है, क्योंकि इनका जो यूज़ है वो हो चुका है और कहीं ना कहीं ये हमारी करंट एसेट, हम इनको नहीं लेके चल रहे हैं। तो इनको आप एक्सक्लूड कर देना, आपको कहीं दिखते हैं तो लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर। ओके, फोर्थ आगे की टर्म देखें आप, जो क्या है आपकी ट्रेड रिसीवेबल है। तो ट्रेड रिसीवेबल नई टर्म है आपके लिए। इसमें दो चीज़ जुड़ी हुई है, डेटर और आपका बिल रिसीवेबल। डेटर सबको पता है, डेटर से हमें क्या करना होता है, पैसे लेने होते हैं, है ना। और बिल रिसीवेबल भी एक डेटर की फॉर्म होती है। ये पूरा आपने 11th में पढ़ा था, ड्रॉई आपको याद होगा कि जब हम क्रेडिट सेल करते हैं और उसमें अगर हम एक बिल बना लेते हैं तो ये एक रिटर्न ऑब्लिगेशन होती है, तो वहाँ पे करना ही पड़ेगा, ड्रॉई को पे करना ही पड़ेगा, वो डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। बिल डिसऑनर होता है, वो सब देखा आपने, तो नोटिंग चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये डेटर और ये तो बी आर तो एक रिटर्न प्रूफ हो गया। तो डेटर और बी आर दोनों जुड़ के ट्रेड रिसीवेबल बनेगा। आप ध्यान रखना, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है कि हमें पैसे लेने हैं, इनसे भी पैसे हमें लेने हैं, इनसे भी हमें पैसे लेने हैं। और ये अगर अलग अलग होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों एक साथ दिखेंगे तो जोड़ के आप ये निकाल लेना, ट्रेड रिसीवेबल, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तो दिख ही रहा है आपको, कैश तो कैश ही होता है, हार्ड कैश होता है, ठीक है। कैश तो कैश में कन्वर्ट होने से रहा, तो कैश में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, राइट। और कैश इक्विवेलेंट, इसका मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें जो कैश के बराबर हम उनको मान सकते हैं। जैसे वो कैश एट बैंक हो सकता है, क्योंकि बैंक में जो आपका पैसा है वो आप जब चाहे निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, स्लिप से विड्रॉ कर सकते हैं, आप चेक से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चेक्स भी उसी की फॉर्म हो गई, कैश एट बैंक में जो आपका पैसा है बैंक के अकाउंट में, उसको आप निकाल सकते हैं जब चाहे, राइट। लास्ट इसमें जो टर्म है वो टर्म है आपकी अदर करंट एसेट्स। इसको आप थोड़ा याद रखना, अदर करंट एसेट्स में आपको प्रीपेड एक्सपेंस होंगे, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस आपको बताए गए थे, एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस। कुछ एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे कर देते हैं, जैसे आपको इंश्योरेंस बताया गया था, इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है, कोई रेंट भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, आप देख लेना, उसके आगे प्रीपेड वर्ड आपको मिलेगा, उस एक्सपेंस लिखा होगा। इट मे बी प्रीपेड इंश्योरेंस, इट मे बी प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। और इसमें कॉमा डाल के दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये जो हमें इंटरेस्ट रिसीव करना है, यानी कि इंटरेस्ट आपने अर्न कर लिया है बट येट टू बी रिसीव्ड, आपको रिसीव करना है, ये आपकी इनकम है कहीं ना कहीं, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट आपको ध्यान होगा, इंटरेस्ट अर्न येट टू बी रिसीव, तो ये वही है, आप देख सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंस कॉमा इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो ये मैंने अभी 1 बाय 1 आपको अभी क्या बताया, मैंने आपको जो भी करंट असेट्स होती हैं ये मैंने आपको 1 बाय 1 सारी एक्सप्लेन कर दी है। आप इनको थोड़ा मेमोराइज करना, इनको ध्यान में आपको रखना है। हालांकि इजीली क्वेश्चन में आपको चल जाएगा पता देख के कि ये करंट असेट है या फिर ये फिक्स असेट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। तो करंट लायबिलिटी थोड़ी कम है, तो यहाँ पे सबसे पहली करंट लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। अब दैट मीन्स ऐसे करंट लायबिलिटी का डिफाइन आपको पता है, द अमाउंट विच वी हैव ओड टू द आउटसाइडर, ठीक है। द अमाउंट विच इज़ पेबल टू द आउटसाइडर विद इन अ ईयर, कुछ ऐसा पैसा जो आपको देना है, कोई लायबिलिटी है ये आपको देनी है, कोई बाहर के लोग हैं उनको पे करना है, और पे करने का जो टाइम है वो 12 मंथ्स है, यानी विद इन 12 मंथ्स आपको इनको पे करना है, राइट। तो ये हमारी करंट ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो पहली जो करंट लायबिलिटी है दैट इज़ क्या, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, यानी थोड़े टाइम के लिए आपने कहीं से बोरिंग कर रखा है, कोई लोन ले रखा है, कोई क्रेडिट आपने ले रखा है, उधार ले रखा है कहीं से, ठीक है। और सेकंड टर्म है ट्रेड पेबल्स, बिल्कुल ये अपोजिट है किसका, ट्रेड रिसीवेबल का एकदम अपोजिट है ये। तो इसमें भी हमने दो चीज़ जोड़ी हुई है क्या, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स आपको पता है, क्रेडिटर्स कैसे बने होंगे, जिन लोगों से हमने क्रेडिट परचेज किया होगा, रॉ मटेरियल वगैरह या कुछ और सामान, तो आपको उनको पे करना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ आपने उनको पे नहीं किया है, तो आपके लिए वो क्या है, क्रेडिटर है, यानी वो आपके लेनदार है, आपसे वो पैसा लेंगे, ठीक है। बिल्स पेबल भी आपको पता है, रिटर्न में आपने कुछ बना लिया है, यहाँ पे ड्रॉअर ने बना लिया, यहाँ पे आप ड्रॉ ही होंगे ऐसे तो, क्योंकि यहाँ पे आपने क्रेडिट परचेज किया है और आपने बिल पे साइन कर दिया, राइट, बिल बन चुका है, तो बिल्स पेबल। तो दोनों ही अगर आपको देखते हैं तो जोड़ के आप ये निकाल लेना ट्रेड पेबल्स, और अगर अलग अलग है तो इट इज़ ओके, कोई बात नहीं।
तो अलग अलग इनको ले सकते हैं हम, तो दोनों ही आपकी करंट लायबिलिटी है। ओके, थर्ड टर्म बात करते हैं इसमें। थर्ड टर्म आपकी क्या है? अदर करंट लायबिलिटीज़। तो अदर करंट लायबिलिटीज़ में अब तक तो आपने अलग देखा था, अब इसको आपको अदर करंट लायबिलिटीज़ में ही आप अगर ये दिया होगा तो आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस विच आर येट टू बी पेड। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है, ऐसे एक्सपेंस जो अभी तक आपको इनकर करने चाहिए आपने नहीं किए, आपको पैसा किसी को देना है आपने नहीं दिया, बट ये आपकी करंट ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है, इसमें सेकंड चीज़ है कॉमा के बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स पे जो इंटरेस्ट है, जो आपके करंट ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे आपने लोन ले रखा है कहीं से तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अभी तक नहीं दिया आपने, तो ये आपकी क्या बनता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, राइट। तो ये अदर CL में ही आती है। और फोर्थ इसमें जो लास्ट चीज़ है जो CL है वो क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब यहाँ पे आपको याद होगा, आपको एक चैप्टर 11th क्लास में कराया गया था प्रोविजन एंड रिजर्व। तो प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड फॉर फ्यूचर लायबिलिटी। प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड टू मीट फ्यूचर लायबिलिटी। कोई फ्यूचर में कोई लायबिलिटी है, जो लायबिलिटी आपकी सर्टेन है बट उसका अमाउंट आपको पता नहीं है, कहीं ना कहीं आप एस्टिमेटेड अमाउंट निकालेंगे प्रॉफिट में से, राइट। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन होंगे। अब इसके एग्जांपल आपको पता ही, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स हो सकता है, प्रोविजन फॉर कोई एक्सपेंस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, राइट। तो इतना डिटेल में ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, आप इसको देख लेना। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन मैंने आपको बता दिया। तो ओवरऑल मैंने आपको अभी आप देख सकते हैं ये पूरी CA/CL कंप्लीट करा दी है, क्योंकि जब तक आपको CA/CL पता नहीं है तो आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा मेन फार्मूला है हमें इसमें अप्लाई करके तब आपका आंसर निकलेगा, राइट। तो CA आपके सामने है और ये CL आप सारी देख सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपको कहीं ना कहीं मेमोराइज़ करना पड़ेगा, और बेटर है इस फॉर्म में मेमोराइज़ करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। आप समझ लेंगे तो अच्छी बात है। और ये है सब कुछ वही, बस थोड़ा सा ये लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है। तो अब हम जो है प्रॉब्लम, जो आपकी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है पीछे, जो बुक के पीछे, वो हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैंने एक पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, TS ग्रेवाल के पीछे आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी मिलेगा आपको क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, पहले इसको ही हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो इसमें देख सकते हैं आप, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ये दिया हुआ है इस तरह से, तो आपको इसमें रिकग्नाइज करना आना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो आपको करंट रेशियो निकालना है, ये करंट रेशियो में जो आपका फॉर्मूला है करंट रेशियो का, वो क्या है? CA/CL। CA यहाँ पे करंट एसेट है, CL यहाँ पे करंट लायबिलिटी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स कौन कौन सी है और करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है, तो हमें इसमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम पहले CA लिख लेंगे अपनी। तो यहाँ पे आपको पहले ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, उसके बाद आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं, प्लस कैश आपको दिया है, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ दे रखी हैं, राइट। और यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है आपको, प्लस स्टॉक। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट आप शॉर्ट फॉर्म अवॉइड करना, शॉर्ट टर्म अलाउड, ये जो शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं होती। अब इनको अमाउंट पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये आपको दे रखा है 1,80,000 दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है 40,000, प्लस कैश दिया हुआ है 50,000, प्लस ये दिए हुए हैं आपको 50,000 दे रखी हैं, प्लस स्टॉक आपको दिया है कितना? 80,000। तो टोटलिंग इसकी करते हैं, टोटलिंग कितनी आ रही है? 4 लाख। हाँ जी, 220, 270, हाँ जी। तो उसकी टोटलिंग मैंने की है, तो इट इज़ कितना? 4 लाख। तो 4 लाख रुपए ये आपका टोटल आ गया इसका। ऐसे ही हम जो है CL निकाल लेंगे यहाँ पे। CL हमें देखनी पड़ेंगी कौन कौन सी। तो मैं अगर आप ध्यान से यहाँ देखूँ तो यहाँ पे जो चीज़ स्किप हुई है वो क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग जानबूझ के इस क्वेश्चन में लिखी हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग तो हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, ठीक है। और तो ये तो ना तो ये CA है ना CL है, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। और अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे कुछ आपको CL दी हुई है। तो सबसे पहले CL दे रखी है बिल्स पेबल, कितनी? 20,000। इसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। और इसके बाद आपको दिए हुए क्रेडिटर्स, तो बिल्कुल ये CL होता है, आपने देखा भी, इट इज़ 1 लाख। इसको भी मैं लिख लूँगा, ठीक है। प्लस में उसके बाद दिया हुआ डेबेंचर्स। देखिए डेबेंचर CL नहीं होते, ये नॉन CL होते हैं। यानी ये डेबेंचर्स भी इट्स अ काइंड ऑफ लोन,
जैसे डिबेंचर हो गए, बॉन्ड हो गए, कोई टर्म लोन हो गया। ये डिबेंचर्स जो होते हैं ये आप मोर देन 12 मंथ्स के लिए जो बोरिंग करते हैं तो इसको हम नॉन सीएल कहते हैं, दैट मीन नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये सीएल नहीं होती, अब ध्यान रखना, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। और स्टॉक हम ले चुके। एक्सपेंसेस पेबल, तो ये एक्सपेंसेस पेबल का मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ही है, एक्सपेंसेस विच आर येट टू बी पेड, तो ये हमें लेना पड़ेगा 80,000, तो इसको भी मैं ले लूँगा यहाँ पे, देखिए 80,000, ठीक है। टोटल करता हूँ इसका, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2 लाख। तो आप समझ गए हैं कि सी ए सी एल दोनों हमारे सामने हैं। तो अब जो हमारा मेन फार्मूला है दैट इज़ क्या, करंट रेशियो क्या होता है, सी ए बाय सी एल। तो इसमें पुट कर देंगे हम, तो 4 लाख डिवाइड में कितना, 2 लाख। ये आपका सॉल्व करके इट इज़ कितना, ये आ रहा है आपका 2:1। तो ये आइडल रेशियो आ रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो सॉल्व हो गया है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म अवॉइड करनी है। तो इस तरह से आप ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब थोड़े से और एडवांस क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ फटाफट, और इसको हम देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन 2 मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपकी जो टोटल एसेट्स हैं वो कितनी है, लेट्स से वो है आपकी 5 लाख, ओके। फिर आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो है आपकी कितनी, 2,50,000, ठीक है। फिर आप यहाँ दे रखा है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड ये कितना है, ये दे रखा है आपको 3,20,000, ठीक है। और क्या दिया हुआ है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और आपको यहाँ दे रखा है नॉन करंट लायबिलिटी, ये आपको दिया हुआ है कितना, ये आपको दिया हुआ 1,30,000, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं भी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये आपको दिया हुआ है कितना, ये आपको दिया हुआ 1,50,000। और इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली सी आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन हमें अब जो है देखना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, राइट। तो इसमें कुछ हमें फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे। चलिए मैं आप इसको एक बार आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को, मैं ये वाइंड अप करता हूँ, ठीक है।